दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 4 तुगलक काल 1320 से 1412 ईस्वी। इस अध्याय में आप तुगलक वंश के शासकों गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी योजनाएं जैसे राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के इतिहास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 4 तुगलक काल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी। दोस्तों खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया और इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के कार्यों जैसे सड़क, पुल, नहर, चिकित्सालय आदि के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया। आइए तुगलक वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आइए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानते हैं जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी था। दोस्तों देखिए तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति को त्याग करके उदारता की नीति अपनाई। इन्होंने प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए कर को कम कर दिया और साथ ही कृषि को प्रोत्साहन दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था और सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। और ये भी कहा जाता है कि संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। आइए जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जिसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी था। दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में भारत यात्रा का विवरण किया है। दोस्तों आप जान लीजिए इब्न बतूता जो है मोरक्को यानी अफ्रीका महाद्वीप का यात्री था। ये लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके अलावा 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था और इब्न बतूता की पुस्तक जो रहला है इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है और इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का जो है छायाचित्र दर्शाया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रहीं क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। इसमें जो प्रमुख योजनाएं थीं ये निम्नवत थीं। पहला तो ये दोआब कर में वृद्धि। दोस्तों राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध और उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। उसने वहां भूमि कर में वृद्धि की और कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय वहां भयानक अकाल पड़ा था किंतु निरंकुश शासक के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इसकी जानकारी नहीं दी और बढ़े कर की वसूली जारी रखी। इससे खेती बर्बाद हो गई और किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज और ऋण की व्यवस्था की किंतु तब तक विलंब हो चुका था। अतः सुल्तान की कर बढ़ाने की योजना असफल हो गई।
इसके अलावा इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राजधानी परिवर्तन था। दोस्तों, राजधानी परिवर्तन वस्तुतः एक द्वितीय राजधानी की योजना थी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप धारण कर लिया था। इसमें मालाबार को छोड़कर दक्कन के सभी राज्य जुड़ चुके थे। अतः दक्षिण के इन राज्यों के कुशल प्रशासन के लिए द्वितीय राजधानी की योजना बनाई गई। तो द्वितीय राजधानी कहाँ पर थी, आप जान लीजिए। द्वितीय राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए जो है इसकी योजना बनाई गई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाने का विचार बनाया। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना चाहता था। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया और दिल्ली से दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट न हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गईं। रास्ते का कष्ट और दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वे वहां से दिल्ली वापस आना चाहते थे और दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और मौसम दिल्ली से भिन्न था। करीब 2 वर्ष बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण पर नियंत्रण कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर नियंत्रण रखना कठिन है। इस तरह सुल्तान की द्वितीय राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हो गई। और इसी तरह से दोस्तों, अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में विकसित किया था। होली के बाद दिल्ली की भीषण गर्मी से बचने के लिए वे शिमला चले जाते थे और वहीं से प्रशासन की देखरेख करते थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का एक महत्वपूर्ण जो योजना थी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दोस्तों देखिए, जिस समय सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई, उस समय विश्व में चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी आ गई थी। उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था और सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्र धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया और इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर ही माना जाता था। तो इसीलिए ये सांकेतिक मुद्रा कही गई है। सांकेतिक सिक्कों के प्रचलित होते ही लोगों ने जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में इन सिक्कों की भरमार हो गई और विदेशी व्यापारियों ने सिक्कों को लेना बंद कर दिया। अतः भारत की चांदी यहाँ से बड़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। सुल्तान ने सांकेतिक सिक्के बंद कर दिए और इन सिक्कों के बदले राजकोष से चांदी के सिक्के दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा जो तांबे और पीतल के मिश्रित सिक्के पर यदि कोई राजचिन्ह अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद ये स्थिति न आती और इस योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। सुल्तान दोस्तों अपने शासन के अंतिम काल में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में विद्रोह शुरू हो गए थे और केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान स्वयं दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में 2 नए राज्यों विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया और सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा। और सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ा और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप मानचित्र देखकर दिल्ली और देवगिरी का पता लगाइए। तो मानचित्र में देखिए, दिल्ली जो है यहाँ पर स्थित है और देवगिरी को दौलताबाद के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये जो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक का विशाल साम्राज्य था, उसका संचालन देवगिरी यानी केंद्र से होकर किया जा सके। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हुई थी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। और एक प्रसिद्ध कहावत है कि लोगों को या प्रजा को राजा से मुक्ति मिली और राजा को उसकी प्रजा से। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, क्योंकि उसकी जो योजनाएं थीं वो योजनाएं अच्छी तो थीं लेकिन असफल हो जाने के कारण लोगों को परेशानी ही हुई।
अब आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी रहा और 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम काल में साम्राज्य के विभिन्न भागों में बार बार विद्रोह हो रहे थे, इसलिए गद्दी पर बैठते ही सुल्तान के लिए पहली समस्या ये थी कि विद्रोहों को शांत कर साम्राज्य के विघटन को कैसे रोका जाए। इसके लिए उसने अमीरों, सेना और उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया और इस्लाम के नियमों के अनुसार राज्य का प्रशासन चलाया। सुल्तान ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कोई सैनिक अभियान नहीं किया। जो भी आक्रमण किए वह साम्राज्य की रक्षा के लिए किए गए और इसने उन्हीं प्रदेशों को अपने पास रखने की कोशिश की जिनका शासन केंद्र से आसानी से हो सकता था। उसका शासनकाल जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। लोकहित के कार्य देख लेते हैं। दोस्तों, कृषि और सिंचाई के लिए उसने कई नहरों का निर्माण कराया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि, जिनसे आज भी सिंचाई होती है। इससे कृषि की उन्नत हुई। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। सुल्तान ने जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोजाबाद आदि नए नगरों की स्थापना की। तो एक तरह से देखा जाए, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। उसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था और फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। दोस्तों, उसने प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों और पुलों का निर्माण और मरम्मत करवाई। एक नया विभाग, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ और भोजन दिए जाने की व्यवस्था थी और बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए उसने सबसे पहले एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज तुगलक ने देखिए पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद कर दिया और लोकहित के कार्यों के कारण ही फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए। फिरोज तुगलक के अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था। तो फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया और उसमें एक को अपने राजमहल के परिसर में लगाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। स्वच्छता के 7 आयाम, मानव मल का सुरक्षित निपटान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पीने के पानी का रख रखाव, घर और भोजन की स्वच्छता, कूड़ा करकट का सुरक्षित निपटान, बेकार पानी की निकासी और ग्रामीण स्वच्छता, ये स्वच्छता के 7 आयाम माने जाते हैं। दोस्तों, सुल्तान फिरोज तुगलक ने जो लोक कल्याणकारी कार्य किए उसमें दीवाने खैरात यानी महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए, इसके अलावा इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बनाया और फिरोज तुगलक ने देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिरोज तुगलक ने अपने आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी और इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित बड़ी संख्या में सिक्के जारी करवाए। और दोस्तों, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। और तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में जान लीजिए कि इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। और इस चार्ट के माध्यम से आप तुगलक वंश के शासन को देख लीजिए। तुगलक वंश का शासन 1320 से 1412 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक और प्रथम शासक था, 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 से 1388 और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद का जो शासन था वो 1394 से 1412 ईस्वी था। अब आइए इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेते हैं। दोआब, तो दोस्तों 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जैसे गंगा यमुना का दोआब, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है।
टकसाल तो वो स्थान जहाँ पर मुद्रा ढाली जाती थी। सांकेतिक मुद्रा तो तांबे और पीतल की मिश्रित धातु से बनी मुद्रा जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता था। दीवाने खैरात यानी ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला विभाग, इसकी स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी। अब आइए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है तुगलक वंश की स्थापना जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। मोहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन दो नए राज्यों की स्थापना हुई थी। तो आप जान लीजिए दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम समय में विजयनगर और बहमनी नामक दो नए राज्यों की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई थी। तो मोहम्मद तुगलक को लगता था कि दिल्ली से दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन है, इसलिए दक्षिण और उत्तर के विशाल राज्यों के कुशल प्रशासन के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रजा के हित के लिए कृषि के लिए सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया, बंजर भूमि से प्राप्त आय को धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में लगाया, सराय जलाशय अस्पताल बागीचों पुलों का निर्माण करवाया, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की जिससे विधवाओं अनाथों और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी, सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियों और भोजन दिए जाने की व्यवस्था की, सबसे पहले बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की और अपने से पूर्ववर्ती शासकों द्वारा दी जाने वाली कठोर यातनाओं को बंद कर दिया था। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं दोस्तों। कुछ विकल्प वाले प्रश्न हैं। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना था। तो देखिए यहाँ पर देवगिरी को मोहम्मद तुगलक ने द्वितीय राजधानी के रूप में चुना था। दूसरा प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर किसके सिक्के चलाए थे। तो ये मिश्रित धातु के। और फिरोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों फिरोजपुर नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चौथा अध्याय था। इसमें हमने तुगलक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को कवर किया जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समझने के हिसाब से और तथ्यों को तैयार करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।